इस शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को आवाज भारतवर्ष या शो के होस्ट की राय ना माना जाए। आवाज भारतवर्ष का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के इस हिमाचल प्रदेश विशेषांक में शीर्षक कुछ ऐसा जो आप सबको सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि हम जो कह रहे हैं अगर बात वैसी ही है तो राजनीति के लिए, मौजूदा राजनीति के लिए, हिमाचल प्रदेश की राजनीति के लिए यह मुद्दा, यह शीर्षक बहुत ही चिंताजनक है। और यहां हम साफ तौर पर कह रहे हैं कि सुक्खू आपदा पीड़ितों की सहायता में व्यस्त और जयराम राजनीति चमकाने में मस्त। छोटी सी लाइन रह गई है, उसको और जोड़ देता हूं। वहां पे आगे हम बोल रहे हैं कि इन दोनों की आपाधापी में जनता त्रस्त। जी हां, ये तीन शीर्षक कुछ ऐसे हो गए हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि कौन उनका अपना है, कौन बेगाना है, कौन उनका अपना होने का दिखावा कर रहा है तो कौन उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए तैयार है। और जिस तरीके से इस जख्मों पर मरहम लगाने की तैयारी में हमने आपको पहले बताया था, जब जयराम ने सराज में जब आपदा आई थी तो दिन रात एक करके एक एक अपने को ढूंढा था, तो हमने जयराम को हीरो की तरह आपके सामने प्रस्तुत किया था और आपको बताया था कि नेता जन नेता कैसे बनता है और नेता को कैसा होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो इस आपदा के अंदर राजनीति का दौर शुरू हुआ, उसने आम आदमी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कहीं ना कहीं कि क्या ये राजनीतिज्ञ इस स्थान पर, उस जगह तक पहुंच गए हैं जहां इनके लिए राजनीति ही सब कुछ है, जहां हर एक कदम केवल राजनीति को लेकर के ही उठाया जाता है और अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए आपदा को भी प्रयोग किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा में डिस्कशन हुई, और यकीन मानिए सुखद एहसास तो तब हुआ जब, चलिए, इस बार पक्ष और विपक्ष ने मिल करके आपदा घोषित करने का प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेज दिया। लेकिन उसके बाद जयराम ठाकुर फिर अपनी बात से मुकर गए, क्योंकि जयराम ठाकुर ने जब आपदा आई थी तो आपको याद होगा कहा था कि मैं मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली दरबार में हाजिरी भी लगाऊंगा, वहां दस्तक भी दूंगा और आपदा प्रभावितों के लिए राहत राशि भी लेके आऊंगा। लेकिन आपदा गुजरे हुए इतना जमाना हो गया, इतना समय हो गया, मौसम भी साफ हो गया, क्या आपको जयराम को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ दिल्ली जाते हुए देखा क्या? मुझे पता है आज भाजपाइयों के लिए हम फिर से कांग्रेसी मीडिया हो जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ तो हमारा दुर्भाग्य यही है कि सच को सच कह दें तो दूसरी पार्टी वालों के आईटी सेल वाले लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, और अगर हमने कांग्रेस की बुराई कर दी तो भारतीय जनता पार्टी वालों के हो जाते हैं, हमें गोदी मीडिया करार दे दिया जाता है। जबकि अगर भाजपा की टांग खींच दें या भाजपा से प्रश्न पूछने की हिम्मत कर दें तो हमें पप्पू मीडिया घोषित कर दिया जाता है। क्योंकि इस देश को बांट के लिए इस तरीके से लोगों ने, इन राजनीतिज्ञों ने ये षड्यंत्र रच दिए हैं जहां पर सच को सच कहना थोड़ा मुश्किल हो गया है। और आज इसीलिए हमने ये शीर्षक दिया है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो कहा था उसकी तो उन्होंने शुरुआत कर दी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हिमाचल प्रदेश को दूसरा घर कहते हैं, वो आपदा प्रभावितों के लिए जो 1500 करोड़ रुपए बोल के गए थे वो आए या नहीं आए? और अगर नहीं आए तो किसकी नालायकी है? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दे के गए थे, लेकिन उस पैकेज को किस तरीके से, आज तक सरकार को यही नहीं पता है कि वो किस तरीके से आएगी सहायता। क्या वो एक मुश्त आएगी क्योंकि फौरी राहत बताई गई थी, या किस तरीके से आएगी? तो यहां साफ तौर पर यह सवाल पैदा होता है कि भारतीय जनता पार्टी भी आपदा के साथ क्या राजनीति नहीं कर रही है? आप अपनी आंख बंद कीजिएगा, अपने दिल पे हाथ रखिएगा और अपने जमीर को, अपनी आत्मा को पूछिएगा, फिर मुझे उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्या यहां पर आपदा पीड़ितों के साथ राजनीति नहीं हो रही?
और मैं तो विनम्र निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि इन हिमाचल के ओछे नेताओं के चक्कर में मोदी जी आपका नाम खराब हो रहा है, क्योंकि आम आदमी के नजरिए में या आम आदमी की सोच में हिमाचल प्रदेश में, यकीन मानिए अब ये सवाल उठना आज के बाद शुरू हो गया है कि सुक्खू तो 7 लाख बोला था, 4 लाख की पहली किस्त भी दे गया, ये भारतीय जनता पार्टी वालों की 1500 करोड़ रुपए की आपदा जो राहत राशि थी वो कहां गई, वो क्यों नहीं आई अब तक? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इस देश की, इस हिमाचल प्रदेश की जनता आपको दिलो जान से प्यार करती है और यही कारण है जब आपके चुनाव की बारी आती है तो भर भर के वो आपको वोट भी देती है और साथ ही आपको प्यार भी देती है और आपके नाम पर कभी भी किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं करती है। लेकिन आपके नाम पे मलाई खाने वाले कुछ लोग इस तरीके से हिमाचल प्रदेश की सियासत को चलाते हैं कि उसका खमियाजा कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में आपको भुगतना पड़ जाए। क्योंकि जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में कर रही है वो निश्चित रूप से सकारात्मक राजनीति तो नहीं है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप के जो ये दौर शुरू हुआ है इसमें कोई ये नहीं देख रहा कि जो लोग उजड़ गए हैं उनको कैसे बसाना है, कोई ये नहीं देख रहा कि 15 दिन बाद बर्फबारी शुरू हो जाएगी, जो लोग जिनके पास अपने सर पे छत नहीं है वो कहां जाएंगे। तो ऐसे में आपसे मैदान तो सुक्खू मार के चले गए ना। सुक्खू ने जो कहा था वो उसने करके दिखा दिया। आज 4-4 लाख रुपया मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा पीड़ितों को बांट दिया। और आप यकीन मानिए जिस छोटी सी बच्ची नीतिका या गीतिका, मैं बार बार नाम भूल जाता हूं, उसको 7 लाख रुपया तो मिला ही, साथ ही 21 लाख रुपया और मुख्यमंत्री जी ने दिया और मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बच्ची को मैं गोद ले रहा हूं और ये बच्ची जब तक 18 साल की होगी एफडी के रूप में इसके नाम पे जमा होगी, जब तक ये 18 साल की होगी तो एक ऐसा अमाउंट उसकी जेब में होगा कि वो अपनी शिक्षा पे भी खर्च सकती है जहां चाहे जिस तरीके से उसको, यानी कि अपने मम्मी पापा, अपने माँ बाप की, अपने माता पिता की कमी महसूस नहीं हो। आज फिर आप कहेंगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पीछे पड़ गया हूं क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम सराज में थे और उन्होंने आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊपर झूठ 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 बोलने का आरोप लगाया। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं कि यह पार्टी ही झूठ की बुनियाद पे सत्ता में आई है। इन्होंने झूठ बोल के सत्ता हासिल की है, ऐसी ऐसी गारंटियां दी हैं जो हिमाचल प्रदेश में संभव ही नहीं था। लेकिन आप क्या कर रहे हो? जयराम जी, सहायता राशि तो आपके पास भी बहुत आई थी ना। लोग मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास चेक नहीं दे रहे थे, आपको चेक दिए जा रहे थे। वो राशि आज तक क्या आपने सार्वजनिक किया? कहां कहां किसको बांटी गई? क्या उसका क्राइटेरिया था? किस हिसाब से बांटी गई? क्या सिर्फ वो भाजपा वालों को ही बांटी गई? क्या कांग्रेसियों के घर उजड़े हैं उनको नहीं दी जा सकती थी? या जिस तरीके से आपने उस सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए आज तक क्या किया? राजनीति कीजिए, जम के कीजिए, लेकिन हिमाचल वासियों को आपको उत्तर देना होगा। और यकीन मानिए आज के बाद हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये तमाम सवाल उठने लगे हैं और आने वाले समय में जयराम ठाकुर जी आपको उत्तर देना पड़ेगा और विपक्ष आपको पूरी तरीके से घेरेगा इन मुद्दों के ऊपर। और आपको उस वक्त जब उत्तर देंगे, क्योंकि आपके पीछे सबकी नजरें अब पड़ गई हैं, क्योंकि आपदा जिस तरीके से आई थी आपको जनता ने हीरो बनाया था। अब उसी जनता, वही जनता सवाल पूछने शुरू हो गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुरुआत करके गए हैं और आज उन्होंने सीना ठोक के बोला है कि पूरे देश में एक राज्य ऐसा बता दीजिए जहां 7 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। बल्कि 7 लाख क्या, अब उन्होंने 8 लाख कर दी। जो बर्तन वगैरह के लिए वो 50,000 70 की थी, वो अब 1 लाख उन्होंने और कर दी। मैं पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बाइट सुना देता हूं आपको, आज उन्होंने क्या कहा है मंडी में, और उसके बाद फिर अपने मेहमानों के पास चलते हैं, नहीं तो आप फिर बोलेंगे कि ये बोलना शुरू करता है तो बोलता ही रहता है। सुनिए जरा, और कान खोल के सुनिएगा। और भाजपा वाले मित्र जो बार बार कह रहे थे कि सुखविंदर सुक्खू ने जब ये घोषणा की थी तो अब आज भारतवर्ष ने उनकी तारीफ करी थी, तो उस वक्त भाजपा वाले बोल रहे थे कि आएगी तब ना, अब आ गई तब क्या?
बताओ जरा मेरे को। अब क्या, तुम लोगों ने तो 1,35,000 दिए थे ना, ये 4 लाख एडवांस में पहली किस्त देके चला गया और बोला दूसरी की तैयारी कर लो। अब क्या बोल के मुंह छुपाओगे? राजनीति करो, लेकिन राजनीति की तरह करो। पहाड़िए हैं, भोले हैं, लेकिन ना समझ नहीं है, समझते सब कुछ हैं। बहरहाल पहले आप सुक्खू की बाइट सुनिए, मुख्यमंत्री आदरणीय परम आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू की बाइट सुनिएगा जरा। अभी अभी जो बच्चे को हमने 7 लाख रुपए का चेक दिया, जिसने अपनी माता को खोया, अपने पिता को खोया, हमारी सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए देश का पहला कानून बनाया जिसमें सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा दिया। आज इस मंच के माध्यम से उसे कोई ज्ञान नहीं है, मैं 21 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूं और ये उसके एफडी के रूप में जमा होगी और जब वो बड़ी होगी 18 साल की उम्र में तो एक अच्छा पैसा उसके पास होगा और हम उस चीज को उसे कभी वापस नहीं ला सकेंगे जो उसने खोई है, लेकिन एक आत्मविश्वास कि उसके पन में एक आत्मविश्वास होना चाहिए। इसलिए मैं इसके अलावा 21 लाख रुपया और देने की घोषणा करता हूं। आज मैं आपको इस मंच के माध्यम से उन सभी आपदा प्रभावित परिवारों को, आप पहली किस्त के बाद दूसरी किस्त के लिए भी तुरंत रहिए। 70,000 रुपया हम आपको, इस राशि को भी मैं बढ़ाकर 1 लाख रुपया करता हूं, जो बर्तन खरीदने में आपके काम आएगी, जिनके मकान बह गए हैं, जिनके घर, जिनके पलंग बह गए हैं, जिनके बर्तन सब कुछ भी नहीं बचा। 70,000 की जगह हम 1 लाख रुपया देने की भी मैं आपको घोषणा करता हूं। तो इस तरह ये पैकेज 7 लाख से बढ़कर 8 लाख का हो गया। पूरे हिंदुस्तान में कहीं ये पैकेज होगा तो आप हमसे बात कीजिए। ये आपका पैसा है, ये आपका पैसा है। और आज इस मंच के माध्यम से मैं सभी आपदा प्रभावित परिवारों के साथ अपने को सम्मिलित करते हुए कहता हूं, आप अपना घर बनाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। और भी कुछ करना पड़े, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार आपके साथ खड़ी है। अभी तो सुना आपने, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, आज जो उन्होंने घोषणा करी, निश्चित तौर पर जिस व्यक्ति का, जिस परिवार का सब कुछ बह गया है, अगर उसको ये 7 लाख की सहायता राशि मिलेगी तो यकीन मानिए 2 कमरों का घर बड़ा अच्छा बन जाता है। मुझे कंस्ट्रक्शन का थोड़ा बहुत ज्ञान है। 7 लाख रुपए में 2 कमरों का छोटा सा घर बन जाएगा। और यकीन मानिए कई लोग तो ऐसे हैं हिमाचल प्रदेश में जो बेचारे उम्र भर भी 7 लाख रुपए नहीं कमा पाते। उन लोगों को सपनों का आशियाना नहीं मिल पाएगा जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया, जिनकी भावनाएं उस घर के साथ जुड़ी हुई थी, उनका भरा पूरा परिवार था, लोगों की जानें चली गई, सब कुछ हो गया। लेकिन ये मरहम एक ऐसा मरहम है जो निश्चित रूप में एक इंसान की आत्मा को जरूर झकझोरेगा कि संकट के समय में वाकई सरकार उनके साथ खड़ी है। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मैं कई मामलों पर आपको कोसता हूं, बट आज आपका वंदन करने का समय है। और यकीन मानिए साधुवाद है आप जैसे मुख्यमंत्री को, जिसने हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए इतना सोचा, इतना किया। और हिमाचल प्रदेश जैसे वित्तीय हालात से गुजर रहा है, उसके बाद अगर 7 लाख रुपए की सहायता राशि देना, बहुत बड़ा दिल चाहिए। मैं साफ बता रहा हूं, मंडी वाला सुन लीजिएगा ध्यान से, बहुत बड़ा दिल चाहिए। क्योंकि इससे पहले जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जब छोटा सी घटना हुई थी तो उनको 1,25,000 या 1,35,000 उतने ही मिले थे। आप कंपैरिजन कर लीजिएगा, एक तरफ 25 लाख, 1.25 लाख या 1,35,000 और दूसरी तरफ 7 लाख, उसमें से भी पहली किस्त 4 लाख रुपए। तो पहाड़ियों सोच के और बिना मतलब के तर्क कुतर्क मत करना। अगर कोई अच्छा करे तो उसको साधुवाद देना मत भूलना। आप हो सकता है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पसंद ना करते हो, उनकी विचारधारा आपसे मेल भी ना खाती हो, लेकिन जो विपत्ति में आपके साथ खड़ा हो, उसके साथ खड़ा होना मत भूलिए।
ये मेरे दिल से आवाज निकली थी, इसलिए मुझे लगा कि आप तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अब मैं तस्वीरें चला देता हूं, अब राजनीतिक कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज मुख्यमंत्री ये राजनीतिक कार्यक्रम निश्चित तौर पर बनना ही था, आपको पता है। मंडी में उन्होंने चिट्टे के अंगेज भी मुहिम शुरू की, वहां भी हस्ताक्षर किए। देखिए ठाकुर कोल सिंह भी साथ में, जगत सिंह नेगी भी साथ में, आपके धर्मपुर के जो विधायक है चंद्रशेखर भी साथ में है, ठीक है। इस तरीके से जहां भी सीएम का काफिला जाएगा तो आपको पता ही है सारे लोग उनके साथ जाएंगे। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस काम के लिए गए थे, आज उन्होंने वो काम किया, ये सबसे बड़ी बात है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आखिरकार वो मंच से वो घोषणाएं करी जिसका सैकड़ों हजारों परिवार जो है वो बड़े समय से इंतजार कर रहे थे। और मैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बॉल पे ही जाऊं तो वहां पर आपको दिखेगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या क्या कहा। उनके आपको कटिंग, आप ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, आप उनके पेज पे जाके भी विजिट करके सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, ये तमाम जानकारी उनके पेज पे आपको मिल जाएगी। तो आप जरूर उस चीज को देखिएगा। और उसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रति आपके विचार अब कैसे हैं, ये भी आवाज भारतवर्ष को बताना मत भूलिएगा। अब मैं सीधे पैनल के पास आपको लेकर के चलता हूं और आज आवाज भारतवर्ष का पैनल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की इस पहल को किस तरीके से देखता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। वहीं जयराम ठाकुर किस तरीके से अपनी राजनीति चमका रहे हैं, क्योंकि कल का विषय मैंने और भानु वर्मा जी ने कंप्लीट करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रकाश ठाकुर गायब थे। तो कल की और आज की तमाम घटनाओं को जोड़ करके जयराम ठाकुर की भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले आपदा पीड़ितों के जख्मों पर लगे मरहम की बात करने के लिए आज हमारा पैनल फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ है। आज हमारे साथ फिर से एक बार वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश ठाकुर, कल निजी व्यस्तता के कारण उपस्थित नहीं हो पाए थे, लेकिन आज उन्होंने स्पेशली समय दिया है और उन्होंने कहा कि आज मुझे 100 काम हूं, मैं छोड़ के आऊंगा, क्योंकि इस मुद्दे पर प्रदेशवासियों से बात करना अत्यंत आवश्यक है। हम जनरली सरकार को बार बार कोसते हैं और मेरे मुंह से तो ऐसे शब्द निकलते हैं जो शायद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सुनेंगे तो उनको निश्चित तौर पे अच्छा नहीं लगता होगा कि आवाज भारतवर्ष इस शैली का प्रयोग करता है। लेकिन जहां आप गलत दिखेंगे तो हम उसी तरीके से टोकेंगे, लेकिन जहां आप सही दिखेंगे तो फिर हम आपकी तारीफ करने से भी नहीं चूकेंगे। यही पत्रकारिता का असल धर्म है और इसीलिए ना हमें गोदी मीडिया में शुमार होने की चाहत है, ना पप्पू मीडिया की तरफ जाने की जरूरत है। हमें सिर्फ एक पत्रकार ही बने रहना अच्छा लगता है। प्रकाश ठाकुर जी, वरीयता के क्रम को उसी तरीके से जारी रखते हुए सीधे मैं अपने शीर्षक पर आते हूं कि सुक्खू आपदा पीड़ितों की सहायता में व्यस्त और जयराम राजनीति चिमकाने में मस्त। आपकी पहली प्रतिक्रिया। आपका म्यूट चल रहा है ठाकुर साहब शायद। आवाज भारतवर्ष के दर्शकों को नमस्कार। मुकेश जी, जब मंडी में आपदा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम जारी रहा था जी। तो आज प्रदेश में एक बड़ी दुखद घटना हुई है। कुल्लू के तीर्थन वैली के झनियारी गांव में लगभग 14-15 घर जो हैं वो जलकर राख हो गए। कुछ गौशालाएं भी जलकर राख हो गई और एक आप कह सकते हैं कि जब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है तो प्रदेश में 15-20 परिवारों के और परिवारों से जो है वो छत छिन गई। ये एक बहुत दुखद बात है। हालांकि यहाँ किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये एक बहुत दुखद घटना है जिसमें लगभग 20 परिवार जो है वो बेघर हो गए हैं। और एक खबर दिल्ली से भी आ रही है कि वहां लाल किले के पास जो है वो आतंकी ब्लास्ट हुआ है और उसमें भी 13 लोगों की मौत हो गई है और 30 लोग घायल हुए हैं। और कोई एक I-20 गाड़ी थी उसमें वो ब्लास्ट हुआ है और इसे एक बड़ी आतंकी घटना माना जा रहा है। तो ये देश के लिए बड़ी चिंता की बात है। जी बिल्कुल। आज हम इसके मुख्य जो हमारी चर्चा है हम उस पर लौटते हैं। तो आज जो प्रदेश में जो एक बहुत से दिनों से जिन आपदा पीड़ितों को कुछ मरहम का इंतजार था, आज सरकार ने उनके जख्मों पर मरहम लगाया है और आज
पूरा हिमाचल जो आज तक सरकार को उसकी कमियों के लिए, उसकी कुछ के लिए कोसता भी रहा होगा, आज वो सारे परिवार जो हैं वो जिनको 3 जिलों के, क्योंकि ये 3 जिलों के परिवारों को आज की राहत राशि जो है यहाँ पर बांटी गई। बिल्कुल। तो ये 3 जिलों के आपदा पीड़ित सरकार के लिए धन्यवादी होंगे, और हिमाचल के जो आम नागरिक है, जो लोगों के दुख में शामिल होते हैं, उनको भी आज खुशी हुई होगी कि प्रदेश सरकार ने आज जो लोग आपदा से पीड़ित थे उनके जख्मों पर मरहम लगाया है। जी। और उससे भी बड़ी संतोष की बात यह है कि सरकार ने जो आपदा की जो राहत का जो पैकेज है, आप उसमें 30,000 रुपए की बढ़ोतरी की है। जी। जो पैकेज पिछली बार 4,70,000 रुपए का मिला, 7,70,000 रुपए का मिला था, जी। उसको मुख्यमंत्री ने बढ़ाकर 8 लाख कर दिया। जी। ये बहुत बड़े संतोष की बात है। और जब इन्होंने ये पैकेज घोषित किया तो उन्होंने एक शब्द और जोड़ा कि ये पूरे देश में सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज है। बिल्कुल। और इसके लिए सरकार बधाई की पात्र इसलिए है क्योंकि प्रदेश में आर्थिक हालात किसी से छुपे नहीं हैं। जी। प्रदेश की माली हालत बहुत खराब है, और उसके बीच अगर ये आपदा का राहत पैकेज आया है तो ये प्रदेश के लिए और आपदा पीड़ितों के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। बानू को ले आता हूं ठाकुर साहब, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बानू, पहली आपकी जी प्रतिक्रिया। जी मुकेश जी, बिल्कुल जैसे आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है आपदा राशि जो है जनता के द्वार में पहुंचकर लोगों तक पहुंचाई है, जी। वो साधुवाद के तो पात्र है ही है। बिल्कुल। बिल्कुल उन्होंने एक ऐसा उदाहरण वो किया है कि 3 जिलों के जो लोग हैं जो आपदा से ग्रसित थे, उनके जी। घर पहुंचकर, उनके दरवाजे पर पहुंचकर जो है आज जो है उनको जो 4-4 लाख रुपए की राशि जो है वो उन्होंने दे दी है, जो कि आज से पहले 1,35,000 मिलती थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने एक अपना बेंचमार्क वो किया है, क्योंकि अभी तक देश में इतनी बड़ी आपदा राशि कभी भी किसी उसमें नहीं मिली है, जबकि हिमाचल की आर्थिकी किसी से भी नहीं छुपी है। बिल्कुल। बहुत फाइनेंशियली क्राइसिस में हिमाचल चल रहा है, उसके बाद भी उन्होंने बड़ा दिल जिगरा बड़ा रखते हुए और एक उदाहरण स्थापित किया है कि देखिए जो है सरकार जो है आम जनमानस के साथ खड़ी है। जी। और आवाज भारतवर्ष पर परिवार भी उनका धन्यवाद करता है, क्योंकि देखिए हमने इस बारे में बार बार चर्चा करी थी कि उनसे पूछे जिनकी छत चली गई है। बिल्कुल बिल्कुल इसमें बिल्कुल। ये क्योंकि ये कोई राजनीति करने का वो नहीं था कि इसमें कोई राजनीति की जाती, जो जी। कि क्योंकि बार बार जो ये 15 लाख की बात हो रही थी, उन 15 लाख रुपए का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा जो देश के प्रधानमंत्री दे के गए थे। जी। उसके बावजूद भी जो है प्रदेश सरकार ने अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद भी जो है दरिया दिली दिखाते हुए जो है आज जो है मंडी पहुंचकर जो है लोगों में जो है 4-4 लाख रुपए वितरित किए हैं। जी। और एक छोटी बच्ची है उसका भी बिल्कुल वो किया। वैसे भी अनाथ बच्चों का तो इनको मसीहा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जी। इससे पहले भी वो बहुत बड़ा अनाथ बच्चों के लिए स्कूल वो कर चुके और अनाथ बच्चों को गोद ले चुके हैं। जी। उसी कड़ी में जो है आज उन्होंने 21 लाख रुपए, 1 लाख रुपए उसको अलग से दिया है, और साथ में कहा है कि जब तक वो बालिग नहीं होती तो उसके लिए परिजन वही है। बिल्कुल। तो इतना बड़ा वो जिगरा रखना और सब कुछ करना, तो उन्होंने कर दिखाया है, जो असंभव सा लग रहा था। क्योंकि देखिए साथ में जो प्रदेश के हमारे विपक्ष के नेता है मान्यवर जयराम ठाकुर जी, वो मंडी में राजनीति करते रहे और उनकी हम भी बहुत खूब वाहवाही करते रहे, क्योंकि वो लोगों के साथ बिल्कुल संपर्क में थे और बिल्कुल कह रहे थे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सड़कें नहीं कर रही है, और कोई उनका जो रोल है बिल्कुल जीरो लेवल पर है। जी। लेकिन एक चीज इसमें खास कहूंगा कि देखिए पहली बार ऐसा हुआ है, मर्तबा ऐसा हुआ है कि लोगों ने सीएम रिलीफ फंड में पैसे न जमा कराकर जो है वो जयराम जी विपक्ष के नेता के पास पैसे दिए। किसी ने 1 करोड़, किसी ने 51 लाख, जिसमें उनके एक नेता ही है वो 51 लाख, 21 लाख एक देकर गए और उनके पास पहुंचाया है, और सामग्री भी अलग से उन तक पहुंचाई गई थी। जी। वो कैसे बंटी, कैसे उन लोगों में बांटी गई, वो एक बड़ा मतलब विषय है। उस जी। पर भी देखिए लोग आज नहीं तो दबी जबान से बहुत कुछ कहने लगे हैं। वो ये बात बहुत बड़ी बात होगी, इस पे भी बहुत बड़ी एक राजनीति जरूर होगी, और अभी आने वाले समय में इस बात को बहुत
उससे उठाया जाएगा। भानु, लेकिन जो आज है आज आज का ही मेरी मंडी में बात हुई, आप यकीन मानिए वो व्यक्ति जिससे बात हुई वो भाजपा से संबंध, मतलब भाजपा के प्रति सहानुभूति रखने वाला परिवार है। जी मैंने ये बात ऐसे ही नहीं कही, उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ भी बोलो, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो कहा था वो करके चला गया, और इन बुरे हालातों में करके चला गया जब प्रदेश कंगाली की हालत पे खड़ा है। लेकिन बिल्कुल हमारे मान्यवर ये एक बार भी दिल्ली नहीं गए। इन्होंने जबकि आपदा में उस समय जब हालात खराब थे तो कहा था कि मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ जाऊंगा, लेकिन आज तक गए नहीं वहां पे। प्रधानमंत्री जी के सामने जाकर के पक्ष नहीं रखा, खुद तो मिल आए, वहां क्या कह के आए किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन आज ये हालात हो गए हैं कि जहां आप जिस तरीके से हिमाचल वासियों के साथ या मंडी वासियों की, क्योंकि आपको तो सीधे कहा जाता था ना कि मंडी के मुख्यमंत्री, लेकिन जी उसके बाद भी अगर यही रवैया रहेगा तो फिर किस तरीके से आपके ऊपर विश्वास करेंगे लोग। और आज ये सवाल मंडी के अंदर से उठा है, इसलिए मैं अपने शो में उठा रहा हूं भानु इसको। देखिए, वो बिल्कुल सही बात है कि मंडी के लोग तो कहेंगे, पूरे हिमाचल में अलग से लोगों ने कहना शुरू कर दिया, क्योंकि अलग अलग स्थानों से जाकर लोगों ने जो है उनको राशि दी है, जी आपदा आपदा सामग्री भी दी है। क्या शायद मेरे को तो ऐसे लगता है कि क्या उन्होंने अपने लोगों को ही बांटी? जी अगर बांटी भी है तो है उसका कोई उन्होंने कोई रिकॉर्ड तो रखा होगा। जी वो सार्वजनिक करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों में बहुत सारी चर्चाएं इस बात को लेकर शुरू हो गई है। मैं जी उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बिल्कुल, हम भी नहीं आरोप लगा वाली बात रहे, नहीं है, मुझे लेकिन उनकी ईमानदारी पे शक नहीं है। लेकिन जब जी आवाजें उठती हैं भानु तो उसमें तरह तरह की बातें भी होती हैं, और इस जी तरीके से बिल्कुल जयराम ठाकुर अपने आप को खुद संदेह के घेरे में खड़ा कर देंगे। मेरा कहने, हो सकता है वो इसको नेगेटिव लें, हमें कोई फर्क, आपको पहले ही हम पहले ही कह चुके हैं कि हमें लोग गालियां देंगे, हमें सुनने की आदत है, लेकिन लोग इस चीज को नेगेटिव प्रचार शुरू कर चुके हैं इन चीजों का। देखिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई गप्पू मीडिया या कोई पप्पू मीडिया कहता रहे। जी देखिए, वो गोदी मीडिया बोलते हैं, मैं गप्पू मीडिया बोलता हूँ, क्योंकि एक गप वाला और एक दूसरा को पप्पू बोलते हैं, तो एक गप्पू और एक पप्पू, ठीक है, ये मीडिया कहता रहे, उससे जी हमको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम सच का आईना है, जो सच होगा उसको सच को सामने रखेंगे, और जो लोगों के बीच में चर्चा है, वो जो चर्चा चलती है उस विषय को तो लोगों के बीच में उठाना ही पड़ेगा। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। इनके समय में भी जो है, जयराम जी के समय में तो बड़ा कोरोना काल आया था, जी जी बहुत बड़ी आपदा आई थी, बिल्कुल बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने मदद करी है। आईटीसी कंपनी जैसी कंपनी है, ट्रकों के ट्रक उतरते थे, वो ट्रक बिल्कुल कहाँ चले जाते थे? बिल्कुल हमारे पास तो यहाँ पर हम शहर में देखते थे कि भी वो चार छह वो झुंगिया है, वहां पर सामान बांटते थे, क्या बार बार उन्हीं को सामान बांटते थे? जी फिर एक नया ही वो काम शुरू कर दिया था, फोटो खिंचानी शुरू कर दी थी। बिल्कुल हमारे जैसे मीडियोकर फैमिली के लोगों ने तो लेना लिया भी नहीं कि कल को तो तस्वीर छाप देंगे ये। बिल्कुल बिल्कुल और जो पत्रकार कहीं रिपोर्टिंग करने जा रहा था तो उस टाइम पत्रकारों को भी निशाना बनाया गया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई। बिल्कुल वो तो सच दिखाने के लिए निकले थे, सही तो बात है। उनको क्या अलग से कोरोना हो जाना था? अधिकारियों को कोरोना नहीं होता, अधिकारी भी तो काम कर रहे थे, पत्रकार भी अपना रोल प्ले कर रहे थे। बिल्कुल आप ही लोगों ने आई कार्ड इश्यू कर रखे थे, अगर कोई अस्पताल के पास पहुंच जाता था कोई पत्रकार, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती थी। जी बिल्कुल ये बिल्कुल। सोलन से ही शुरू, और सोलन से ये सिलसिला शुरू हुआ था। बकायदा मैंने तो इसके लिए जो है द वायर के अंदर अपना बयान दिया था, जो कि सीएम जयराम जी जब सीएम थे तो उनको टैग किया गया था। जी उसके बाद ये मामले जो है वापस लिए गए, पत्रकारों के खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए थे। चलो भी, मैं इस विषय पे तो बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्होंने भी तो कोरोना काल देखा है, वो भी तो बिल्कुल एक आपदा आई थी, लेकिन उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत हेल्प आ रही थी, बिल्कुल लोगों ने बहुत मदद करी है, बिल्कुल लेकिन उस टाइम तो बहुत मदद हुई है। फिर यहाँ पर तो बहुत बड़ा खुलासा हो गया है, वो सभी मिले हुए हैं, आपको पता है कि कितना बड़ा घोटाले की बात हुई है उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर तौर आज पर। उनके मुख्य आज उनके मुख्य है, वो आज भी सब आरोप लगाते हैं, लेकिन दबी जबान से बोलते हैं, तो सीधा बोले ना, जब पीपी किट की बात करते हैं तो कौन है पीपी किट वाले, तो खुल के बोले ना। बिल्कुल बिल्कुल भानु, तो एक हमको हमारे जो देखिए, अब देखिए चाटुकारिता की हद देखिएगा। ये कोई प्रदीप ठाकुर जी हैं, हमारे दर्शक हैं, बोल रहे हैं सुक्खू का कौन सा खजाना मिल गया जो उसने इन लोगों को पैसा दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा उन्हीं का बनता जा रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को बदनाम करी जा रहे हैं। राजा के परिवार को पूछो सच्चाई, वह बताएंगे, चमचों के कहने पर मत चलो। देखिए इनका मानसिक दिवालियापन देखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी जेब से लगाया है क्या?
सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमारा सेंट्रल हिस्सा गवर्नमेंट बनता है के वो पास हमारे को कहां से हिस्सा, पैसा आता है? ये जो साबुन तेल शैम्पू खरीदते हैं इस पे जीएसटी कौन देता है? वही सेंट्रल तो जो गवर्नमेंट हमारा अपने घर हिस्सा। से पैदा करती है पैसा। इनको बोलो कि इकोनॉमिक्स की थोड़ी क्लासेस ले लें, थोड़ा सा इनको पढ़ मैं लें कि बोल नहीं आर्थिक। रहा हूं, ये तेनालीराम पता नहीं कहां से आ जाते हैं आईटी सेलों के ये लोग जितने भी। अरे भैया किसी के घर का नहीं है ये, हमारा और आपका पैसा है। ये जो बिल्कुल आप हमारे सुबह टैक्स का शाम पैसा कपड़े है। पहन रहे हैं ना, ये व्हाइट शर्ट मेरी देख रहे हो, इस पे भी जीएसटी है। बिल्कुल, ये तो हमारा ही किसका पैसा है पैसा है? ना हमारे ये ऊपर अगर। सुक्खू का पैसा है ना मोदी का पैसा है। बिल्कुल। ये पैसा मेरा और आपके खून पसीने की कमाई का है। और इसके अलावा भी खैर हम लोगों की तो औकात नहीं है, लेकिन जिसकी सैलरी 7 लाख 8 लाख 12 लाख से ऊपर है वो टैक्स देता है। बिल्कुल। उस पे अलग से पैसा लगता है, ऐसा नहीं है ये किसी के बाप का पैसा नहीं है। और इसको ये देकर के कोई एहसान भी नहीं करता है। तो इसलिए तथ्यों को बरगलाने का प्रयास ना करें। बिल्कुल, ये हमारे पैसों पे ही राज करते हैं, हमारे पैसों को घुमा घुमा के लोगों और को ये गुमराह देखो, करते ये हैं। इन बुद्धिमानों की शक्ल देखो जो इस तरीके के कमेंट करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा किसका है भैया? इनको लग रहा मालूम नहीं है कि कैसे जीएसटी जाता है और किस तरह मतलब से कुछ उसकी भी रेशियो बनकर बोलेंगे, वापस कुछ आती है। भी कहेंगे, इनके मानसिक दिवालियेपन, इनके हालात समझिए। और इस तरीके से जब बीजेपी सहायता करती है तो बीजेपी को क्यों नहीं साधुवाद कहेंगे? कौन नहीं कहता है? तो बता दीजिए ना साहब, मेरे सामने यहाँ एक आईटी का मतलब जो है बहुत बड़ी वो सिगरेट की कंपनी है, उन्होंने ट्रकों के ट्रक भेजे, वो थोड़ी देर बाद वो ट्रक पता नहीं कहाँ चले गए। आप हालात उनमें इतनी देखिए लग। और इन लोगों के मानसिक दिवालियापन को देखिए। इस तरीके की बातें करते हैं ये सारे के सारे। इसी तरीके से कांग्रेस मीडिया सेल के भी ऐसे ही लोग बहुत सारे आते हैं। जब जी। मैं हिमाचल प्रदेश पे कर्जे की बात करता हूं तो यकीन मानिए बोलते हैं सेंटर के ऊपर कितना कर्ज है उसकी भी बताओ, गोदी मीडिया कहीं के। हमें तब गोदी मीडिया में शुमार कर दिया। जब मैं कहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर खर्चा कितना, कर्ज कितना है, अरे भैया जितना कर्ज है उसकी कमाई कितनी है महीने की? हिमाचल प्रदेश देखिए के ये हालात तो ये है कि कर्जे की किस्त चुकाने के लिए नया कर्जा लेना पड़ रहा है। तो ये तमाम इन बंदों। राजनीतिज्ञों की बदौलत है हम यहां तक पहुंचे हैं। फालतू में किसी की पार्टी की चमचागिरी करने की मुझे आदत नहीं है। आपको होगी, आप करिए, लेकिन जो सही इन बंद, करेगा वो साधुवाद का हकदार, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे हमारे माननीय सांसद हो, या चाहे एक आम व्यक्ति हो। लेकिन तो हमने चमचागिरी तो हमसे तो ना होने वाली भैया। हमने तो इनको सबको कहा था कि जो ये 68 भाग्य विधाता है, ये इकट्ठे होकर चले जाए ना दिल्ली, 15 करोड़ रुपए लेके आ जाए। 2023 में मैं पहले बोल तो भाग रहा गए हूं थे। बार बार, क्या हुआ उस 1500 करोड़ रुपए का? और इनकी बदौलत मैंने साफ तौर पर इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील की है कि इन स्टेट के नेताओं के चक्कर में रहेंगे तो आपकी भी क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देंगे ये लोग कि नरेंद्र मोदी जानबूझ के नहीं भेज रहा होगा, नरेंद्र मोदी जानबूझ के राजनीति कर रहा होगा। इस तरीके के सवाल नरेंद्र मोदी के ऊपर उठ जाएंगे और किया धरा स्टेट के नेताओं का। अरे कितने लायक थे तुम, दोबारा गवर्नमेंट तो रिपीट कर ना पाए। और कितना भ्रष्टाचार हुआ, किसी से छुपा है क्या? शांता कुमार जैसे आदमी ने तुम्हें टोक दिया कि तुम्हारी सरकार इसलिए नहीं आई कि तुमने भ्रष्टाचार किया है, तो उसके बाद भी शर्म नहीं आई क्या? और कितना भ्रष्टाचार कहां कहां हुआ है, मैं तुम्हारे ही सिस्टम की पैदाइश हूं। जिस दिन मैं इसको खोलने पे आ जाऊंगा उस दिन तुम कान बंद करके भाग जाओगे। कहां क्या क्या हुआ, किसी से छुपा हुआ है क्या? तो ये आंख हमें ना दिखाइएगा, ना हमें ये ज्ञान पढ़ाइएगा। जो सही करेगा उसको सही बोलेंगे, और जहां पर जो अगर थोड़ा सा भी गलत दिखा तो टांग नहीं कान खींचने में भी पीछे नहीं रहेंगे। किसी को अच्छा लगे देखिए तो अच्छा, किसी देखिए को मुकेश बुरा जी, लगे ऐसा तो है बुरा। कि क्योंकि हिमाचल को तो पहले से ही कर, देखिए जयराम जी भी कर्जे में ही छोड़ के गए थे, तो सरकार पहले से ही कर्जे में थी। बिल्कुल मैं तो इसको, आप ये देखिए, ये तो अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास कहीं पैसा होता तो ये इनको तो दांतों तले जो है चने चबवा देते, लेकिन इनके 15 दिन तो तनख्वाह निकालने में लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर मैं साफ स्पष्ट बोल रहा हूं। और ठाकुर साहब आप यकीन मानिए, इन लोगों के तथ्य जब मैं सुनता हूं तो पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है। अब एक और मैं आपको बता देता हूं, हालांकि भविष्यांतर हो जाएगा, लेकिन इस बात की जब चर्चा छिड़ी है तो इसको बोलना जरूरी है।
बार बार कहते हैं कि वीरभद्र सिंह कहते थे जी एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोलना पड़ा तो मैं खोल दूंगा, तो चले जाते ना वीरभद्र सिंह जी के साथ ही, भाजपा में क्यों? एक बच्चे को स्कूल खोलने के लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओगे, उससे बेटर उसका 1% भी खर्च दोगे ना, तो बच्चे को कैब सुबह घर से पिक करेगी, दिन भर किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाएगी और शाम को उसी बच्चे को घर में छोड़ के आएगी और उसके माता पिता साधुवाद देंगे। एक सरकारी मास्टर की तनख्वाह पता कितनी है? लाखों में पहुंचता है एक सेंटर हेड टीचर। तो जहां 2 बच्चे हैं उनके लिए स्कूल खोलने से अच्छा ये नहीं है कि लाखों रुपए वहां खर्च करने से अच्छा है किसी कैब वाले को भी रोजगार मिलेगा। उन 2 बच्चों को क्या 2, 4, 5 किलोमीटर के स्कूल में नहीं पढ़ा सकते आप? कितना खर्चा हो जाएगा उसमें? ये खर्चा क्या सरकार नहीं उठा सकती क्या? तो तथ्यों को ऐसे तोड़ मरोड़ के दूसरे की आड़ में लेकर के अपने गलत कामों को छुपाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए मुकेश जी, हमारी जो है हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी किसी से नहीं छुपी है, और उसके बावजूद भी जो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है और लोगों के बीच में जाकर जो है आज लोगों को पैसे बांटे हैं, और वो भी एक मुश्त 4 लाख रुपए देना, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। वो देखिए कहीं ना कहीं साधुवाद के पात्र बनते हैं। जहां वो गलत करते हैं तो हम उनकी टांग खींचने में भी पीछे नहीं हटते हैं। और शायद जहां वहां भानु गलत आवाज होते, भारतवर्ष इस पूरे हिमाचल प्रदेश में पहला संस्थान होगा जिसने इतने सख्त लहजे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लताड़ा है। अब कोई दूसरा मीडिया संस्थान कोई मुझे दिखा दे जो हमारे लहजे में सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात करता हो। हम कड़वे करेले हैं जनाब, क्योंकि जो सच होगा उसको दिखाएंगे, चाहे मैं हूं चाहे ठाकुर साहब है, हम लोग बिल्कुल चाहे आप है, हम कड़वे करेले हैं, हमारे को पचाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो सच होगा उसको सच बोलेंगे। जब आज कोई अच्छा काम किया है, उस अनाथ बच्ची को देखिए जिसका कोई भी नहीं था, उसके लिए इतनी बड़ी खुले दिल से उतनी बड़ी राशि देना, बिल्कुल तो ये कोई आम मुख्यमंत्री नहीं कर सकता था। बिल्कुल उन्होंने बड़ी दरिया दिली दिखाई है। और उन लोगों को देखिए जिनके लिए आज राहत राशि दी गई है, उनको देखिए जिनके पास अब बिल्कुल है। हमने पहले भी चर्चा में कहा था, बिल्कुल बल्कि ठाकुर साहब ने कहा था कि उन लोगों को देखो, सर्दियों के दिन आने वाले हैं, सर के ऊपर छत नहीं है, तरपाल देने से काम नहीं चलने वाला था साहब। उनको लोगों के घरों में रह रहे हैं, बिल्कुल कैसे वो गुजारा कर रहे होंगे? तन ढकने के लिए उनके पास कपड़े नहीं थे, बिल्कुल एक एक कपड़ों में थे, उनके कपड़े तक बह गए थे। बिल्कुल कुछ कितने लोगों ने जाने गंवा दी, बिल्कुल जिनके घर के चिराग मिट गए, जिनके कमाने वाले लोग थे वो उसमें आपदा के शिकार हो गए। लेकिन आज आज ये काम किया गया है, ये बिल्कुल बहुत ही सरकार को जो है ये आवाज भारतवर्ष की तरफ से जो है बिल्कुल साधुवाद है। ये हम तीनों की तरफ से, हमारी टीम की ओर से साधुवाद है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप यकीन मानिए आज राजीव भनोट भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि एक पत्रकार का यही धर्म है। जैसे ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उस छोटी सी बच्ची नीतिका या गीतिका, कुछ ऐसा नाम है मैं बार बार भूल जाता हूं, उसको गोद में उठा करके घोषणा करी ही थी, राजीव भनोट जी ने तुरंत अपनी फेसबुक पे वो तस्वीर भी शेयर की और उसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की भी तहे दिल से तारीफ करी। और यकीन मानिए मेरा दिल उस वक्त झूम उठा कि वाकई मुख्यमंत्री हो तो ऐसा। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई इबारत लिख दी है। बहरहाल भानु मैं लौट के आता हूं, ठाकुर साहब बोलेंगे। ये दोनों आज फिर शुरू हो गए अपनी अपनी कहानी रोना। ठाकुर साहब आज के कार्यक्रम के बारे में जरा दर्शकों को तफ्तीश से बता दीजिए, कितने परिवारों को ये सहायता राशि दी, कितनी कितनी उनको किस्त मिल गई, क्या सिर्फ 4-4 लाख रुपए मिले हैं या इसी के साथ 1-1 लाख वाली वो भी मिल गए हैं, और किस तरीके से आप तमाम घटनाक्रम को आज जो है वो देखते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा। मुकेश जी, आज मंडी में लगभग 1718 परिवारों को जो है वो राहत राशि मिली है। 21.28 करोड़ 21,28 लाख रुपए की राहत राशि जो है वो बांटी गई है। इसमें जो आंशिक क्षतिग्रस्त मकान है उनको 90 लाख रुपए की राशि दी गई है, और जिनके पूरा मकान गिर गया था उनको 4 लाख रुपए, और कुछ सामान लेने के लिए उनको 40,000 रुपए अतिरिक्त दिए गए हैं। 4,40,000 रुपए एक एक परिवार को दिया गया है। और इस तरह जो ये राशि है वो 81,28 लाख रुपए की राशि बनती है।
इसमें अगर हम ब्रेकअप करके देखें तो सबसे ज्यादा जो है वो 717 परिवार, ये जो कार्यक्रम था 3 जिलों के लोगों के लिए था, तो 717 परिवार जो थे वो मंडी के थे, जो पूरी तरह उनके जो मकान ध्वस्त हुए थे उनको राहत राशि मिली है। 600 परिवार जो है कुल्लू जिला के थे और 600 परिवार बिलासपुर जिला के और 500 परिवार कुल्लू जिला के, और आंशिक जो नुकसान हुआ है और कुछ और जो नुकसान हुआ है उनको मिलाकर लगभग ये 4,914 लोगों को जो है वो राहत राशि बांटी गई है। 4,000 तो इस प्रकार फिर से एक बार बता तो दीजिए। 14 परिवार 4,914। हाँ जी। अब आप और देखिए 4,914 मतलब लगभग आपके 5,000 के करीब लोग हो गए और परिवार हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और मुकेश जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछली बार आपदा आई थी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था, सरकार ने अपनी तरफ से बोला कि हमने राहत राशि दे दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे या नेता प्रतिपक्ष है वो जगह जगह आरोप लगाते थे कि पिछली बार के भी लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे। जी 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 जी। हम कई उदाहरण दे सकते हैं, हालांकि उदाहरण तो कोई आए नहीं, लेकिन उन्होंने जगह जगह आप कह सकते हैं कि सरकार की आलोचना में ये तीखे प्रहार किए कि सरकार गलत आंकड़े पेश करती है। इसलिए शायद मुख्यमंत्री ने इस बार उनके उस दुष्प्रचार को खत्म करने के लिए लोगों के सामने चेक ही दे दिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं, आप बोलते रहिएगा ठाकुर साहब, मैं तस्वीरें भी साथ साथ में चला दूंगा। ये जो भाई साहब कोई कमेंट पास कर रहे थे ना, बड़ा ही अनोखा सा, इनके लिए तस्वीरें देखिएगा जहां पे सुक्खू जो है वो चलो इनका भी बांट रहे हैं। चलो इनका भी स्वागत है, इनको भी कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई पदवी मिली होगी तो उनको उसको जस्टिफाई करना है, तो वो उसको जस्टिफाई कर रहे होंगे। लेकिन बात वही कहनी चाहिए जो हजम हो जाए, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है और लोग जो है वो आम आदमी जो है वो पूरी जानकारी रखता है और उसे ये पता है कि प्रदेश के लिए जो है अब तक राहत राशि जो है अभी तक जो पैकेज घोषित करके गए थे प्रधानमंत्री, वो अभी तक नहीं आया है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग बराबर जलेबी पका रहे हैं और वो जो योजनाओं का पैसा है वो भी बार बार गिनाते हैं, चाहे उसमें अनुराग ठाकुर जी हो, चाहे जेपी नड्डा जी हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, वो पीएमजीएसवाई के पैसे गिनाएंगे, वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो बजट मकान पूरे देश को आवंटित होते हैं उनको गिनाएंगे। लेकिन जो आपदा में क्या मदद की है केंद्र सरकार ने वो किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि पिछली आपदा में भी लगभग 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, तो उसमें बड़ी मुश्किल से वो आधी राशि भी अभी तक प्रदेश को नहीं मिली है। बिल्कुल। और ये जो आपदा आई है इसमें जो घोषित पैकेज है, बहुत से मंत्री आ गए यहाँ पर, आप कह सकते हैं कि डिजास्टर टूरिज्म, मैं तो यही कहूंगा कि देवर एट द डिजास्टर टूरिज्म एट हिमाचल प्रदेश। वो डिजास्टर टूरिज्म करके गए हिमाचल प्रदेश में, यहाँ देख कर गए कि क्या हुआ है क्या और कैसा नहीं होता। शायद वो यही देखने आएंगे कि पहाड़ी गिरने, पहले ये प्रदेश बहुत सुंदर लगता था, पहाड़ी गिरने के बाद इसके सौंदर्य में क्या चार चांद लगे हैं वो देख के आते हैं। बिल्कुल वो देख कर चले गए, क्योंकि उन लोगों की वजह से हमें ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ा है राहत पैकेज उनकी तरफ से नहीं आया है। तो इसलिए जो राहत राशि जो प्रधानमंत्री घोषित कर गए थे, उन्होंने कहा था फौरी राहत राशि। बिल्कुल फौरी मैं इसीलिए कह रहा हूं ठाकुर साहब बार बार, क्योंकि ये नेता जितने भी हिमाचल वाले हैं ना, मुझे तो इनकी नीयत पे शक खड़ा होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर कुछ कहा है तो वो किया है, वो इस आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड है और उसको इसीलिए देश की जनता बार बार चुन के आती है। लेकिन हमारे ही ये नेता, क्योंकि एक बार तो सीधे मुकेश अग्निहोत्री को सुना था ना आपने, मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा के अंदर खड़े होके कह दिया था कि हर बार तो आप रास्ता रोकने जाते थे, शुक्र है इस बार जो है वो सहायता मांगने तो जाएंगे। लेकिन यहाँ नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा था कि हम जाएंगे दिल्ली। बिल्कुल। लेकिन कहने और सुनने में, करने में बहुत अंतर है।
वो लगता है अकेले अकेले गए वो प्रधानमंत्री के पास राहत पैकेज मांगने, और की होगी उन्होंने मांग। तो जैसे मुख्यमंत्री कहते हैं कि मांगने नहीं रुकवाने जाते हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हिमाचल प्रदेश सरकार का साथ नहीं दिया 2023 की आपदा में। बिल्कुल। जब सदन में प्रस्ताव लाए तो भारतीय जनता पार्टी वॉकआउट करती थी, उसका विरोध किया, और एक आपदा, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में उसमें आनाकानी की। जबकि इस बार पिछली बार से बहुत कम नुकसान हुआ है, आधा नुकसान है इस बार। बिल्कुल 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 जाहिर। लेकिन अब की बार जब मुख्यमंत्री विदेश में थे तो प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए प्रस्ताव को भारतीय जनता पार्टी ने सर्वसम्मति से पारित करवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जगत सिंह नेगी की बात, क्योंकि अब हम खुल के कर सकते हैं ना, क्योंकि अब तो सहायता भी मिल गई। अरे जगत सिंह नेगी ने क्या गलत कहा था भैया? एक चीज आप बताइए, अब सीधी बात कर रहे हैं कि जब सिराज में आपदा आई, जब मंडी के अपने एक दो जगह इलाके में आपदा आई, तो आपको आपदा आपदा दिखने लगी। आप बताइए कुल्लू मनाली वाले लोगों का क्या कोई नहीं था क्या? उस वक्त क्यों नहीं की थी आपदा पास? इस बार कैसे विधानसभा में पास हो गई? अब की बार पूरे प्रदेश में, पिछले 2023 में पूरे प्रदेश में आपदा आई थी। पूरे प्रदेश में आपदा आई थी, तब ये वही सड़क ऐसी नहीं थी तो बंद नहीं हुई। विधानसभा का बहिष्कार करके चले गए थे। 4 दिन ड्रामा क्यों किया था फिर विधानसभा में? वो खर्चा क्यों करवाया था हिमाचल प्रदेश का? इसीलिए और सबसे बड़ी बात यह है, आज अगर राहत राशि बांटने के लिए मुख्यमंत्री मंडी में थे तो मंडी के 9 विधायकों में से कोई एक भी वहां उस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं था, जबकि होना ये चाहिए था जी कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी है। अनिल शर्मा थे शायद, अनिल शर्मा की तस्वीर देखी है मैंने। वो भी मुझे लगता है कार्यक्रम में नहीं थे, वो भी स्वागत करके चले गए होंगे। हाँ नहीं, बट अनिल शर्मा आए थे जहां तक, क्योंकि एक तस्वीर मैंने देखी है, अनिल शर्मा आए थे। वो मांडव्य योजना वाली जो मधुमक्खियों वाला वो जो मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया था, उसकी एक तस्वीर मैंने देखी है। इसके अलावा और कोई विधायक नहीं दिखा। सही बोल रहे हैं आप। जबकि प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो आपको वहां जाना चाहिए, और शिष्टाचार के नाते तो जाना बनता है। बिल्कुल, लेकिन जयराम ठाकुर जी अपने विधानसभा क्षेत्र में अलग कार्यक्रम कर रहे थे। वो चाहते बड़ा दिल दिखा के वो जाते कि आप आए हैं, राहत पैकेज लाए हैं। हम आपकी आलोचना करते थे कि आप कुछ नहीं दे रहे हैं, आज आप दे रहे हैं तो आपका स्वागत है। बहुत बड़ी। और मैं बोलता हूं ठाकुर साहब, इससे जयराम ठाकुर का कद हिमाचल प्रदेश के लोगों की नजर में बहुत ऊंचा हो जाता। मैं वही बात कह रहा हूं कि उनको एक अलग नजीर पेश करते कि हम केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा नहीं है कि हम विरोध करेंगे। जब आप जहां जरूरत थी आपका विरोध किया, आज आपका धन्यवाद करने की जरूरत है। आप राहत पैकेज लेकर आए हैं, जरूरतमंदों को आप दे जा रहे हैं, तो आपका हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं और आप स्वागत भी करते हैं। और आप और उम्मीद करते हैं कि अगली किस्त भी इनको जल्दी दी जाएगी, जल्दी मिल जाएगी। बहुत बड़ी बात। और सबसे बड़ी महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी उत्तर दे दीजिए, क्योंकि फिर मेरी टोन थोड़ी सी अलग हो जाती है बात करने वाली। महेश शर्मा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मैं आपका प्रश्न पढ़ देता हूँ, ठाकुर साहब बड़े प्यार से इत्मीनान से आपको उत्तर देंगे। महेश शर्मा जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का दायित्व है, कोई नई इबारत नहीं लिखी गई है प्रदेश में। तो दायित्व तो प्रधानमंत्री का भी है, फिर आप उनका क्यों धन्यवाद करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नेता प्रतिपक्ष का भी दायित्व है। वो कोई ये कहकर वो पीछा नहीं छुड़ा सकते कि मैं तो विपक्ष में हूँ, कुछ नहीं कर सकता। दिल्ली में सरकार उनकी है। बिल्कुल, ये लोकतंत्र है, इसमें सबकी सामूहिक जिम्मेवारी होती है, पक्ष की भी और विपक्ष की भी। बिल्कुल बिल्कुल। और जब केंद्र में अपनी सरकार बैठी है, असली फंडिंग तो केंद्र के पास है ना, वहां से आ जाएगा कुछ तो 2 पीड़ितों के लिए ही मरहम लगेगा ना, उसमें क्या दिक्कत परेशानी है? बिल्कुल महेश जी, इसमें कोई किसी के लिए मेहरबानी नहीं कर रहा है, कोई घर से नहीं दे रहा है। सब मोटे मोटे पैकेज ले रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति तक और विधायकों से लेके तो मुख्यमंत्री तक, सबकी तनख्वाहें आप देख चुके हैं पिछले दिनों में कितनी है। और आपदा में बढ़ती हैं ठाकुर साहब इनकी तो तनख्वाहें, और भी नहीं आती किसी को। और आप देख लीजिए सरकारें किस तरह काम करती हैं। पहले जीएसटी बहुत ठोक के लगा दिया और कम कर दिया, तो उसका भी बहुत गुणगान हो रहा है। जगह जगह जनता में जाके बता रहा है हमने कम कर दिया। तो भाई साहब ज्यादा क्यों ले रहे थे?
भाई साहब ज्यादा क्यों ले रहे थे? बिल्कुल। जो ज्यादा वसूला है उसको पे बैक करो जो लोगों को। लोगों को पता नहीं किस दिन समझेंगे ठाकुर साहब, यही सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे लोगों जिस के दिन साथ। जिस दिन लोग नेताओं से सवाल पूछना पड़ेंगे को लग पड़ेंगे, असली लोकतंत्र तब आएगा। बिल्कुल। बिल्कुल जाहिर तौर पर। और हम महेश सवाल शर्मा पूछते जी, हैं। दिल्ली ब्लास्ट की खबर ठाकुर साहब ने जो है वो पहले ही कार्यक्रम की शुरुआत में ही दिखा दी है, और अत्यंत दुखद घटना है। आप यकीन मानिए, मैं तो दिल्ली में रहता हूं, और ये इतने साल बाद अगर ये दुर्घटना हुई है तो निश्चित तौर पर बहुत ही चिंता वाली बात है, क्योंकि इस देश में हम भूल चुके थे बम ब्लास्ट। आपको यकीन होगा, हम नरेंद्र मोदी की तारीफ करने में भी कभी पीछे नहीं रहे हैं। मैं जब दिल्ली में रहता था तो पूर्ववर्ती नरेंद्र मोदी के पूर्ववर्ती जो सरकारें थी, सरोजनी नगर मार्केट जाने में डर लगता था, लाउड स्पीकर से बार बार अनाउंसमेंट होती थी कि लावारिस वस्तु देख लेना, आसपास ना हो, बैग ना हो, बम हो सकता है। और नरेंद्र मोदी जब से आए तो इक्का दुक्का घटना कहीं पे हो गई होगी, वो भी सरहदी इलाकों में। और ये निश्चित रूप से अगर देश की राजधानी में हुआ है तो ये अत्यंत चिंतनीय विषय है। सुरक्षा एजेंसियां इसके ऊपर काम कर रही होंगी, और जिनकी जान चली गई है उनके लिए हम सिर्फ ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन देश की चिंता सुरक्षा एजेंसियों को हमसे ज्यादा होगी। और निश्चित रूप से आप देखिएगा, फरीदाबाद में यह 250 किलोग्राम आरडीएक्स पकड़ा गया है, आरोपी भी पकड़े गए हैं, और इस ब्लास्ट के पीछे भी जो मास्टरमाइंड होंगे वो पकड़े जाएंगे और उनको फांसी की सजा भी मिलेगी। एक संदिग्ध को पकड़ भी लिया है। एक संदिग्ध को पकड़ लिया। हाँ, तो इसलिए महेश शर्मा जी, आप ये मत समझ के चलिएगा यहाँ ना मोदी का चोला पहनने की जरूरत है हमें, ना पप्पू का चोला। गप्पू और पप्पू जिस तरीके से भानु कहते हैं, ना गप्पू की तरफ चलने की आवश्यकता हमें, ना पप्पू की तरफ चलने की जो अच्छा करेगा अच्छा सुनेगा, जो बुरा करेगा वो बुरा सुनेगा हमसे। तो इसलिए महेश जी जी विश्वास रखिए, महेश जी विश्वास रखिए, हम आईना हैं, और जो आईने में आईना झूठ नहीं बोलता। बिल्कुल। अगर चेहरे पर काला दाग है तो हम उसे ब्यूटी स्पॉट कह के हम उसकी महिमा मंडन नहीं करेंगे, उसे काला दाग ही कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप यकीन मानिए ठाकुर साहब, मैं बड़ी सिंपल, क्योंकि आज प्रश्नों वाला वो हमारा डेकोरम ही नहीं है। आज हम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को साधुवाद देने बैठे हैं। किसी को अच्छा लगता है अच्छा लगे, बुरा लगता है बुरा लगे, हमने कौन सा इलेक्शन लड़ना है जो लोगों के वोट लेने हैं। जी बस हम यही कहेंगे कि एक अच्छी पहल की है मुख्यमंत्री ने। बिल्कुल। और अच्छा होता अगर भाजपा के 9 विधायक थे, वहां पर उपस्थित होता, मंच पर कोई उपस्थित होता। सबसे अच्छी बात तो तब होती मुख्य नेता प्रतिपक्ष जो स्वयं मंडी से हैं, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। नेता प्रतिपक्ष स्वयं वहां पर उपस्थित रहते तो लोगों को भी एक अच्छी बात लगती, और लगता कि भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति नहीं करती है। बिल्कुल। और यूं ही इस पार्टी को पार्टी विद द डिफरेंस नहीं कहते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक अच्छा अवसर था। लेकिन मैं सोच रहा था, पूरा दिन मैं सोचता रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्यों किया। भारतीय जनता नेता प्रतिपक्ष अगर वहां पर थे जी, तो उनको वहां पर जाना चाहिए था, उनको ये दिखाना चाहिए था कि अगर मुझे मंडी में हिमाचल का मुख्यमंत्री कैसा हो, अनुराग ठाकुर जैसा हो, पर गुस्सा आता है, तो अगर मुख्यमंत्री राहत पैकेज लेकर आते हैं तो मेरे लिए उनके दिल में आभार जैसा एक मेरे दिल में आभार जैसी एक जगह भी है। बिल्कुल बिल्कुल भावना है, और उस भावना का इजहार मैं तो बोलता हूँ खुले दिल से करना चाहिए। और आप यकीन मानिए, ये दर्शक महेश शर्मा बहुत ही मुझे बिल्कुल, महेश शर्मा जी आपकी सोच को भी साधुवाद। आपने सीधे तौर पर प्रतिक्रिया अपनी बिल्कुल साफ तौर पर आपने सीधी बात आपने लिख दी है कि सुंदर है। आपकी प्रतिक्रियाएं आमंत्रित हैं। जी, आप बिल्कुल, हम सरकार के लिए आईना है और आप लोग हमारे लिए आईना है। बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए हमें। और बल्कि आपको हमें कहीं टोकते गलत रहना चाहिए। अगर आपको लगेगा हम किसी एक तरफ झुके हैं तो आप टोकिए हमें, रोकिए, ये आपका भी दायित्व बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम कहीं गलत होंगे और आपकी बात सही होगी तो बाकायदा हम उसके लिए खेद प्रकट करेंगे। बिल्कुल। और भानु, आपको याद होगा हम ही ने, जब सुधीर शर्मा ने
सराज में जाके सहायता की थी, हम ही ने शो किया था। और सुधीर शर्मा के मामले में हमने सुक्खू की ऐसी क्लास लगाई थी, शायद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अब तक याद होगी वो क्लास। बिल्कुल। एक तरफ एक व्यक्ति सहायता कर रहा है और आप उसको ये कह रहे हैं कि वो तुम्हें उस जो आप इधर से उधर गए थे उसके पैसे मिले होंगे। अरे भैया, तुमने जो सहायता दी थी उस वक्त जब कोरोना की बारी आई थी, आपने भी तो लाखों रुपए अपने अकाउंट से जयराम जी को दिया था ना आकर के, तो आपको कौन से बिल्कुल अकाउंट से मिले थे वो पैसे? और अगर सुधीर शर्मा के पास की वो इलीगल अगर मतलब अनैतिक कमाई है, गैर कानूनी कमाई है, तो सरकार और तंत्र तो आपके पास है ना, आप क्यों नहीं आप उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे? तो जहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू गलत बोलेंगे, हम उनको भी टोकना नहीं बोलते हैं। इसलिए ऐसी बातें कहना और करना बिल्कुल जाहिर तौर पर बड़े ही मुझे दकियानुसी विचार लगते हैं। और यकीन मानिए फंड में पैसे ना जाकर जो है वो जी बन नहीं, देखिए मैं तो ये साफ कह रहा था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि आप जो सीएम रिलीफ फंड में पैसा ना जाके जो है नेता प्रतिपक्ष के पास पैसे गए, बिल्कुल लोग उनके पास पैसे जमा करा रहे थे, बिल्कुल उसका उनको कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा। लोग दबी जबान में बहुत कुछ कह रहे हैं और उनको इस बात का स्पष्टीकरण तो देना भी पड़ेगा कि उन्होंने किस तरह से कैसे लोगों की मदद करी है और कैसे पैसे बांटे हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो दिखा दिया, जो कहा था उन्होंने करके दिखा दिया, जबकि हिमाचल की जो वित्तीय स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है, किसी से वो नहीं है। उसके बावजूद भी केंद्र से कोई रिलीफ फंड ना आने के बाद भी उन्होंने जैसे भी है मैनेज करके आज लोगों की मदद करी है। जैसे कि ठाकुर साहब ने बताया कि 4,914 लोगों को जो है आज जो है सहायता की गई है। बिल्कुल और वो 3 जिला के लोग हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है और सराहनीय कदम है और अच्छा लगता है वाकई में, ठीक बात है। मैं भी ठाकुर साहब बिल्कुल सोच रहा था कि ये अच्छा लगता कि जो उनके एमएलए है अगर वो पहुंचते वहां पर, पार्टी के भाजपा के अगर नेता भी वहां पहुंचते तो बहुत अच्छा लगता है, एक अलग मैसेज जाता समाज में, एक अलग ही मैसेज जाता। बिल्कुल जाहिर तौर पर जो बहुत बढ़िया मैसेज आता। लेकिन भानु, इस राजनीति की यही तो दिक्कत है ना ठाकुर साहब। अब वो जमाने चले गए जब राजनीतिक विचारधाराएं अलग होते थे और मतभेद होते थे, लेकिन मनभेद कहीं नहीं होता था। अब तो इन नेताओं के आपस में ही एक दूसरे से नजरें जब मिलती हैं तो ऐसा दिखता है। और ये किसी एक पार्टी की नहीं, दोनों ही पार्टियों की बात मैं कर रहा हूं। साफ तौर पर अब ये मतभेद जो है वो मनभेद में बदल चुके हैं और इस स्तर पर राजनीति आ गई है जहां पर एक दूसरे को देखना तक बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कुछ लोग। तो इसलिए जो है वो ऐसी बातों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अब दूसरे टॉपिक पे आ रहे हैं, जयराम जी के समर्थकों को जो है फिर से दिक्कत हो जाएगी। ठाकुर साहब, कल के दौरे की तस्वीरें एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं। सराज की तो आज की देख ली होंगी, लेकिन जयराम ठाकुर को दिखाता हूं। जब वो राजेंद्र राणा द्वारा आयोजित उनके ट्रस्ट के कार्यक्रम में पहुंचे थे, कल हमने बताया भी था और मास्टर स्ट्रोक भी जयराम ठाकुर का इसको हमने कहा था। और जिस तरीके से जयराम ठाकुर ने एक नया समीकरण उभारने का प्रयास किया और छोटे पंडित जी का उनको पूरा सहयोग मिला धर्मशाला से, क्योंकि डिनर डिप्लोमेसी में ही ये सारी की सारी रणनीति रची गई थी, सूत्र साफ तौर पर बता रहे हैं। तो इसके लिए तो साधु बात था। लेकिन एक प्रश्न आज और उठा है ठाकुर साहब कि जयराम जब अगर हमीरपुर आए थे तो अगर धूमल जी के पास चले जाते तो क्या दिक्कत थी, और धूमल जी को भी अगर चरण वंदना कह जाते तो प्रॉब्लम क्या थी? क्योंकि जब अपना मकसद था तब तो सिद्धार्थन जी को लेकर के पहुंच गए थे धूमल जी के पास, लेकिन शायद धूमल जी से आशीर्वाद नहीं मिला। तो इसीलिए इस बार जब कार्यक्रम में गए तो धूमल जी के घर जाना भी गवारा नहीं समझा। तो आप इस पूरे घटनाक्रम को ठाकुर साहब किस तरीके से डिकोड करेंगे? फिर से म्यूट है ठाकुर साहब आपका म्यूट है ठाकुर साहब। बिल्कुल जाना चाहिए। ऐसा तो एक आम आदमी को लगता है कि आप किसी बड़े आदमी के घर में गए हों और वहां पर अगर आप बाजू से निकल जाएं और उनसे कुशल क्षेम ना पूछें या उनके पास जाएं ना, तो सवाल तो उठता है। बिल्कुल। अगर आप कांगड़ा के दौरे पर गए थे, अगर आप शांता कुमार जी के पास गए, बिल्कुल,
और उन शांता कुमार जी के पास गए जिनमें ये कह दिया गया था कि जयराम जी की सरकार में बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे, उनके ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। बिल्कुल इसके बावजूद आप उनके पास गए तो लोगों ने आपकी तारीफ ही की। बिल्कुल। और अगर अनुराग के साथ आपकी तलखी भी हो गई थी ये किसी बात पे या कुछ नहीं है, तो धूमल साहब के पास आप चले जाते तो लोग आपकी तारीफ ही करते कि देखा बिल्कुल देखा जयराम जी का दिल कितना बड़ा है। सही बात है। बेशक बेटे के साथ तलखी है, लेकिन पिताजी से आशीर्वाद लेने पहुंच गए। बिल्कुल। और सम्माननीय ठाकुर साहब, और जयराम जी को अध्यक्ष बनाया था धूमल जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में। बिल्कुल और दूसरा ये कि एक राजनीतिक शिष्टाचार भी यही है कि आप कहीं गए हैं तो किसी बड़े के पास तो वहां पे जाओ। बिल्कुल। और आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है जी तो आप 5-10 मिनट लगाओ और मंडी का रास्ता वहीं से तो होके जाता है, बिल्कुल बिल्कुल जाहिर तौर पर। वहां से भी सड़क जाती है मंडी के लिए, आप वहां से निकल जाते। लेकिन ये शिष्टाचार हमारे नेताओं को सिखाए कौन ठाकुर साहब? और इस तमाम और घटनाक्रम को किस तरीके से आप देख रहे हैं? दूसरा सवाल मैं जोड़े दे रहा हूं इसी के साथ। अब क्या आपको क्या लगता है? और दूसरी जगह जो कार्यक्रम था जी सुजानपुर सजनादापुर, सजनादापुर, जी जी जी। तो एक सजनों वाली बात वो भी हो जाती कि बिल्कुल जाके आए जी। बिल्कुल 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 जाहिर तौर पर। बिल्कुल जी जी। जो वो बोल सकते हैं नहीं, देखिए ठाकुर साहब उन्होंने ये कहा कि मैं 18 साल पहले धूमल जी के साथ ही आया था इस कार्यक्रम में। हाँ बिल्कुल। जब नाम उनका याद ले लिया तो उनके घर भी जाए अब आते। मैं धूमल जी के घर नहीं जाऊंगा, ये भी भाषण में बोल देते तो ज्यादा अच्छा था। ज्यादा अच्छा था। कहा कि और मैं वो पहली बार कहते जब कार्यक्रम में आया था तो 18 साल पहले धूमल जी के साथ आया था, तब मैं अध्यक्ष हुआ करता था। जी। और अच्छा होता कि अब नहीं, वो ये कह देते कि अच्छा होता राजेंद्र जी आज आपने धूमल जी को भी बुलाया होता। बहुत बढ़िया। और इससे बढ़िया एकता दर्शाने का मौका ही नहीं हो सकता था ठाकुर साहब कुछ भी। आज हम उनके घर में हैं और उनकी कमी मुझे कहीं ना कहीं महसूस हो रही है। बिल्कुल। बस इतनी बात ही कहनी थी, दिल से क्या लगता है आपके। बिल्कुल लेकिन एक अच्छा संदेश लोगों में जाता है। बाकी रही रही बात राजनीति की, तो शायद उनको ये दिखाना था कि मुझे लगता है कि उनको ये दिखाना था कि अनुराग जी आपने मंडी में 4 नारे लगवाए, मैं मंडी में 4,000 मैं सुजानपुर में 10,000 लोगों को संबोधित करके चला गया। जी 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 बिल्कुल जाहिर। और पर 4 ठाकुर घंटे साहब वहां पर हिम्मत नहीं हुई, जैसे नारे अनुराग जी के लगे थे ना, वहां जय श्री राम तो होता रहा, लेकिन वो वाले नारे नहीं लगे कि प्रदेश का मुखिया कैसा हो, मुख्यमंत्री कैसा हो, अनुराग ठाकुर जैसा हो। पर वहां नारे नहीं लगे वैसे, वहां नारे सिर्फ यही लगे जय श्री राम जय श्री राम। वो जो बद्दी में मंथन हुआ था ना, उसका जो डंडा चला है वो कहीं ना कहीं दिख रहा था। वो डंडा एक भी कार्यकर्ता ने वो नारा नहीं लगाया। पूरी वीडियो देखी मैंने बड़े आराम से कि शायद एक नारा तो दिख जाएगा मेरे को कहीं देखने के लिए, ऐसा नारा कहीं निकल जाएगा। जबकि एक मंच पर तो इकट्ठे हो भी गए थे, क्या बोलते हैं, अनुराग ठाकुर और जयराम जी एक मंच पे इकट्ठे भी हो गए थे। जी शिमला में वंदे मातरम कार्यक्रम के लिए वंदे मातरम का कार्यक्रम शिमला में इकट्ठा हुआ उनका। बिल्कुल इकट्ठा तो हो गया, लेकिन उनके घर के पास पहुंचकर और उनका याद कर लेना कि 18 साल पहले उन्हीं के साथ आया था, जिनकी बदौलत में अध्यक्ष बना था, ये बोल देते, उनके घर भी चले जाते, आशीर्वाद ले लेते। बुजुर्गों का तो आशीर्वाद हमेशा फलता फूलता ही है। मैं वही बोलता हूं भानु, क्योंकि धूमल जी अब उम्र के उस मुकाम पे हैं, ठाकुर साहब इत्तेफाक रखेंगे, उनको पता है उनकी राजनीतिक पारी समाप्त हो चुकी है। और आप यकीन मानिए, मेरे जैसा भी कोई व्यक्ति जिसको धूमल साहब चाहे जानते भी ना हो, वहां चला जाएगा, उनके चरण छू देगा तो एक बुजुर्ग व्यक्ति आशीर्वाद ही देगा ना, वो गाली तो देगा। बस मैं तो यही कहूंगा कि अब धूमल साहब के पास केवल प्रेम ही बाकी है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप उस प्रेम का, और आप यकीन मानिए वो प्रेम इस तरीके से आपको फलित तो होता कि पूरे हिमाचल प्रदेश में संदेश चला जाता। बिल्कुल, जो तस्वीरें शिमला में दिखी थी तो थोड़ी और पुख्ता हो जाती। जी बिल्कुल बिल्कुल। और राजनीति का वाकई कोई माहिर खिलाड़ी होता, महीन खिलाड़ी होता, तो ठाकुर साहब
ये बात 100% इस तरीके से ही घटित होती जिस तरीके से हम आज डिकोड कर रहे हैं अपने दर्शकों के आगे। अगर किसी के अंदर राजनीति वाकई ही अच्छी नीयत वाली राजनीति होती, हालांकि वो होता मास्टर स्ट्रोक ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर धूमल जी को वहां कार्यक्रम में भी अगर आमंत्रित कर लिया जाता तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता था। लेकिन अगर कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया आप लोगों ने, फिर भी अगर धूमल साहब के घर चाय पी जाते, धूमल साहब के घर जाकर के अगर अपने बड़े को याद कर ही लेते, तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी, बल्कि पूरे भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में गुटबाजी पे विराम लग जाता और एक एक कार्यकर्ता तक संदेश चला जाता कि मीडिया वाले चाहे हम जैसे ही आवाज भारत जैसे संस्थान जितना मर्जी जो मर्जी कोशिश कर लें, हम एक हैं अंदर से। लेकिन आपने हमारी बातों को बल तो आप खुद ही दे देते हैं अपने कर्मों से ठाकुर साहब। बिल्कुल बिल्कुल, जब सब जगह अब एक संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में दूरियां हैं, जी तो उस दूरियों को मिटा हुआ बताने के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर था जिसको जयराम जी ने खो दिया है। मैं तो ये कहूंगा कि वो एक पिछले कल गलती उन्होंने की थी और आज एक गलती फिर से वो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में न जाकर उनकी वहां पे हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वहां पर जी जी वहां पर ये बोल सकते हैं जयराम जी, फिर बहाना लगाएंगे कि उस कार्यक्रम का हमें निमंत्रण नहीं था, लेकिन अपने घर में किसी के स्वागत का आमंत्रण नहीं होता है। आमंत्रण नहीं होता, बिल्कुल जाहिर तौर पर बहुत बड़ी बात बोली है ठाकुर साहब। और आज तो आपदा पीड़ितों को सहायता राशि बांटने आए थे, कोई पॉलिटिक्स करने नहीं आए थे मुख्यमंत्री। बेशक वो उनके मंच पर नहीं जाते, बिल्कुल 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 बेशक मंच पर नहीं जाते, बिल्कुल। और मंच जैसे पर भी चले जैसे जाते तो कार्यक्रम को 4 चांद ही लगते। पूरे नहीं हिमाचल लगते प्रदेश चार में चांद पर संदेश नहीं चला जाते जाता तो भी कि बोलना भी, पहाड़िए मुख्यमंत्री चाहे जी एक आप दूसरे यहाँ के पर कपड़े फाड़ देंगे, लेकिन जब आपदा की बात आएगी तो पूरा पहाड़ एक होके खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, इससे पूरे देश में एक अलग संदेश जाता है कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाना है तो उसके लिए पूरा प्रदेश एक है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। भानु, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया, क्योंकि कार्यक्रम आज भी ना करते 1 घंटा 10 मिनट हो गया। बस मैं बिल्कुल यही कहूंगा कि जयराम जी के पास मौका था, उन्होंने अपने मौके गवा दिए। जो राजनीति है और वो राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन उनको कम से कम वो अगर एक अपने बुजुर्ग के घर तक भी चले जाते, आशीर्वाद ले लेते, तो उनसे उनका कुछ ना कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, उल्टा उनका उसका फायदा ही होता और राजनीतिक गलियारों में जो है अलग ही चर्चा होती। बिल्कुल और बिल्कुल लेकिन उन्होंने वो मौका खो दिया। वैसा ही उन्होंने पहले आज जो उनके इलाके में जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे थे, तो वहां थोड़ी देर के लिए चले जाते हाजिरी लगाते, क्योंकि वो आपदा के लिए बड़ा बहुत कुछ बोलते रहते हैं, अपने लोगों के लिए बहुत कुछ बोलते रहे हैं। लेकिन अगर आज मौजूद हो जाते, आप किसी को कमजोर दिखाने की कोशिश करते रहेंगे और हर बात में राजनीति ढूंढते रहेंगे, तो हर बात पे राजनीति नहीं होती है। जहां लोगों का भला करने की बात है तो कहीं ना कहीं तो मंच साझा किया जा सकता है। ये तो प्रदेश के लोगों के भले की बात थी। बिल्कुल जी मुकेश जी। जाहिर तौर पर ठाकुर साहब आपकी अंतिम प्रतिक्रिया, फिर कार्यक्रम को विराम देते हैं। मुकेश जी, एक महत्वपूर्ण जो आज का समाचार एक और था कि जो हिमाचल प्रदेश के चुरा विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं, जिनके ऊपर एक लड़की के इसके अब तो आरोप के ऊपर पॉक्सो लग गया ठाकुर साहब, तो बिल्कुल यौन शोषण ही हो उसके गया, ऊपर फिर तो नाबालिग के साथ शोषण उनके हो गया। ऊपर बिल्कुल यौन शोषण के आरोप लगे हैं और मामला पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुआ है। तो आज जो था वो चंबा पुलिस ने उनको 10 बजे बुलाया था, जी लेकिन ठीक उसके बाद 12 घंटे हो गए हैं, रात के 10 बज गए हैं। जी 12 घंटे के बाद भी हंसराज जी वहां पर नहीं गए। मोबाइल ऑफ आ रहा है, सुनने में आ रहा है। आप भूमिगति कह सकते हैं। बिल्कुल भूमिगत ही है, मोबाइल ऑफ है, संपर्क कोई नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है कहाँ पे है, तो भूमिगत ही है। और ठाकुर बिल्कुल, साहब एक और मैं जो साथ उनके में जोड़ देता हूँ, माफी चाहूंगा बीच में टोक रहा हूँ, क्योंकि अभी 5 मिनट और ले लूंगा, आपके भानु के भी लूंगा। क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी आपको चौंकाती नहीं है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को जो हर छोटे बड़े बात पे मुखर रहती है, इस बार इस पर अपनी
स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि आने वाले विधानसभा सत्र में ये सारी चीजें जो है वो कांग्रेस सरकार इनको घेरने वाली है। बिल्कुल और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है प्रदेश में। जो बिल्कुल जी पार्टी शुचिता की बात करती है, जो पार्टी चाल चेहरा और चरित्र की बात करती है, बिल्कुल तो ये जो एक घटना है इसने भारतीय जनता पार्टी के चाल भी खराब करती है, चरित्र पर उंगलियां नहीं उठाती, चरित्र पर बहुत कुछ ये कर दिया है और चेहरा काला कर दिया है। काला कर दिया, बहुत बड़ी बात, क्योंकि ये ब्लैक स्पॉट नहीं है, ये पूरे का पूरे चेहरे पे कालिक पुत गई है ठाकुर साहब। बिल्कुल, मैं तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को के नेताओं को स्वयं जो है वो आग्रह करना चाहिए हंसराज जी के पास कि आप जिस तरह लाइव आकर आपने बात रखी थी कि मुझे आना ही पड़ा। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल कहा था जैसे लड़की बिल्कुल ने कि अब मुझे मजबूरी में आना पड़ा, बिल्कुल तो बिल्कुल अब मजबूरी में मत आइए, आप जरूरी में आइए जरूरी में हंसराज जी, आना और पड़ेगा, सुबह नहीं ही। तो पुलिस ढूंढ निकाल लाएगी, जहां भी जिस भी बिल में छुपे हैं कब तक छुपेंगे। और जितने ज्यादा दिन आप वहां से चले जाए गायब रहेंगे, उतने ज्यादा उंगलियां आप पर उठेंगी और लोगों को कहने के लिए ज्यादा मसाला आपके खिलाफ मिलेगा। अच्छा बिल्कुल होता कि जैसे ही वो मामला दर्ज हुआ होता हंसराज जी स्वयं जाते बिल्कुल और स्वयं लिख के दे के आते, मैं जांच के लिए उपस्थित होऊंगा और जब जब मुझे पुलिस बुलाएगी मैं उपस्थित मैं रहूंगा। उपस्थित रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर भानु, आपकी जी अंतिम प्रतिक्रिया, क्योंकि ये मुद्दा मैंने पहले हमने शायद हम तीनों ही बैठे थे उस दिन भी, हमने कहा था कि ये बीजेपी के जी का जंजाल बनने वाला है मुद्दा, और जिस तरीके से हमने हमें तो आज भी हम कह रहे हैं लड़की गलत है या हमने तो ये हंसराज कह गलत है, दिया हम था कुछ नहीं कह रहे इसके बारे में। हमने तो ये कह दिया था कि लाइव आकर हंसराज जी ने आ बैल मुझे मार। बस बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर ठाकुर साहब ने उस दिन 10 बार ये पंक्ति दोहराई थी। जी बिल्कुल। देखिए जहां भाजपा बोलती है बेटी बचाओ पढ़ो, तो उसके विपरीत जो है हंसराज जी ने वो कह दिया। उनको वैसे तो उनके इलाके में कंधार नरेश भी कहते हैं, तो आज कंधार नरेश जो है वो कहते हैं कि भूमिगत हो गए हैं, कहीं कंधार की औरतों नहीं निकल गए हैं। बिल्कुल और बिल्कुल पुलिस के लिए भी अब एक चैलेंज है कि वो कितनी जल्दी जो है उनको क्योंकि देखिए पॉस्को एक्ट है, कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। बिल्कुल पॉस्को एक्ट एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है और भाजपा को तो बिल्कुल बैकफुट पे चली गई है। बिल्कुल और भाजपा कितना इसका स्पष्टीकरण दे, लेकिन जो है ये मामला बहुत गंभीर मामला है। जी लड़की ने जो सीधे सीधे आरोप लगाए हैं, और बिल्कुल जैसे कहा था कि भी आपने लाइव आकर आपने गलत किया, ठाकुर साहब ने ठीक कहा था, लेकिन जब आप लाइव आ गए थे तो अब आप आके इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन कर लेते। तो बिल्कुल इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, अगर आप बिल्कुल सच्चे पक्के हैं और आप से आपको जैसे आप कह रहे हैं कि राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है, तो ये दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। लेकिन वो काम कानून का है, और कानून के विशेषज्ञ तो यही कह रहे हैं कि भी वो जितना मर्जी भाग ले, लेकिन उनको जो है पुलिस के समक्ष पेश होना ही पड़ेगा। बहुत बड़ी बात, लेकिन बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं अग्रिम जमानत की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन जिस तरह की धाराएं लगी हैं, तो ये जो इस एक्ट में मुझे नहीं लगता कि कोई भी माननीय जज साहब उनको जमानत देंगे। दूसरा, एक आम आदमी के लिए जमानत कोई जज दे भी सकता है, जी लेकिन वो हंसराज जी इतने बड़े पद पर हैं, पूरे देश की निगाहें हैं इस पर, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जज उनको अग्रिम जमानत देने की ये करेगा। बिल्कुल हिम्मत करेगा। बिल्कुल। और भानु, वही अंतिम प्रतिक्रिया उसी के ऊपर, भाजपा की इस पूरे मामले में अब तक की चुप्पी आपको चौंका नहीं रही क्या? बिल्कुल चौंका रही है, क्योंकि चारों ओर से घिर गई है। उनको लग रहा है कि हमारे को इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे पे जो है इनको बुरी तरह से घेरेगी। क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने बिल्कुल साधारण भाषा में ने कहा था कि जो भी बच्ची ने वो बयान दिया है, पहले भी दिया था, क्यों वापस लिया हमें नहीं मालूम है, लेकिन जो उसने अब दोबारा से आकर जो शिकायत करी है उसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच की जाएगी। उन्होंने सीधा कह दिया था, उसमें कोई राजनीति नहीं है, लेकिन जो पुलिस का काम है वो पुलिस करेगी और निष्पक्ष जांच करेगी। अब देखते हैं कि अब कितनी जल्दी जो है ये कंधार नरेश जो है पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। और जाते जाते फिर से भाजपा वाले समर्थकों को मैं कह देता हूं, ना हम लड़की को सही बोल रहे हैं यहाँ पे,
ना हंसराज जी को सही बोल रहे हैं। ये जांच का विषय है और पुलिस जब जांच करेगी सारे तथ्य सबके सामने आ जाएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। जो दोषी हो उसके ऊपर इस बार ये मामला पीछे हटने वाला मामला अब बचा नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये पोक्सो में सॉरी रजिस्टर्ड हुआ है ये मामला, ये सीधे तौर पर इस मोड़ पे पहुंच गया है कि पोक्सो माफ कीजिएगा मेरी जुबान बार बार फिसलती है। पॉस्को हाँ, पॉस्को इसमें ये धारा साफ तौर पर है भानु, क्योंकि आपकी तो ये फील्ड है, आपको ज्यादा पता होगा। अगर जांच में आरोप झूठा पाया जाता है तो जिसने आरोप लगाया है उसके ऊपर भी सख्त कानून है और उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की बात इस एक्ट में कही गई है। बिल्कुल, दोनों पहलुओं की जो है बड़ी, पुलिस वैसे तो गहनता से जांच कर रही है और पुलिस को दोनों दोनों पक्षों की गहनता से जांच करनी चाहिए कि जो भी है, जो भी दोषी है। देखिए, आवाज भारतवर्ष किसी को भी हम सिर्फ ये आरोप लगा है, आरोप तो किसी पर भी लग सकता है, कोई हम उनको आरोपी नहीं बोल रहे हैं, एक आरोप लगा है, आरोप तो सिर्फ जो है वो अदालत में जाकर होगा, लेकिन इसका वो निष्पक्ष जांच तो पुलिस ही करेगी। और हम यही बिल्कुल सही जैसा आपने कहा, तो हम बिल्कुल ये बात है कि हम किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, ना ही हम हंसराज जी को क्लीन चिट दे रहे हैं, ना ही लड़की को, लेकिन जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो लड़की है चाहे वो हंसराज जी है। इसमें जिसकी भी गलती है वो बिल्कुल पब्लिक के सामने आनी चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है और कानून से उम्मीद भी है कि कानून अपना काम जो है बिल्कुल निष्पक्षता से करेगा। बिल्कुल। जी और दूसरी बात, हंसराज जी सामने आइए, कानून का सामना कीजिए, पुलिस के सवालों के जवाब दीजिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए और जांच में सहयोग करिए। आप यकीन मानिए छुप के आप अपने ऊपर ही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, और आप यकीन मानिए अगर आप सही हैं तो आपको डर किस बात का है? सांच को आंच नहीं। बिल्कुल। आप सामने आइए, जांच का सामना करिए। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको डरने की क्या आवश्यकता है? आपको मान लिया हवालात भी जाना पड़ता है, लेकिन अगर आप सच्चे हैं तो आपको एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा और पुलिस की कार्रवाई में बहुत कुछ जो है वो अपने आप सामने आ जाएगा। तभी आपको कोर्ट में उसके बाद जमानत भी मिल जाएगी। अगर आप सच्चे हैं तो आपको भागने की आवश्यकता ही नहीं है। आप इस तरीके से भागकर अपने ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, ऐसा आवाज भारतवर्ष का मानना है। बाकी आप बड़े हैं, आपका राजनीतिक अनुभव हम लोगों से कई गुना ज्यादा है, और अगर आपको लग रहा है बदनाम करने के लिए ये चीजें हो रही हैं तो फिर आप छिप क्यों रहे हैं ठाकुर साहब? वो जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर। तो इसी नोट के साथ आज जो है वो कार्यक्रम को विराम देने जा रहे हैं ठाकुर साहब। और आज क्योंकि हम सिर्फ फेसबुक पे ही लाइव हुए हैं तो हमारे दर्शकों को अच्छा सिग्नल प्राप्त हो रहा होगा, आशा कर रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार नीचे जब देखता हूं तो चेक करता रहता हूं। आज सिग्नल कुल मिला के बढ़िया चला है, तो दर्शकों तक जो है वो रोज प्रयास करेंगे, जब तक सिग्नल फ्रीज नहीं होता तो हो सकता है फेसबुक पे ही लाइव आया करेंगे हम। और क्योंकि हिमाचल प्रदेश में वैसे भी फेसबुक ज्यादा लोग देखते हैं, तो फिर से जाते जाते वही विनम्र निवेदन कि आपके सामने प्रकाश ठाकुर जी हैं, भानु वर्मा जी हैं। अब तक भी अगर आपने इनको फेसबुक पेज पे इनके फॉलो नहीं किया है और इनके खबरों के विश्लेषण को नहीं पढ़ा है, खबरों को नहीं समझा है, खबरों की गहराई को और आने वाले समय में उसके होने वाले इंपैक्ट को नहीं समझा है, तो आप बहुत बड़े एक पत्रकारिता के एंगल से चूक रहे हो। तो अभी जाइएगा पेज पर, इनको फॉलो भी कीजिएगा, इनके खबरों के कहने के अंदाज को भी देखिएगा और आपके ऊपर होने वाले इंपैक्ट को भी साफ तौर पर आप वहां फील कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और खबरों का नया एंगल आपके सामने आएगा। वहीं अगर आवाज भारतवर्ष का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है और अगर आप हमें यूट्यूब पे देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में लगे बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा, और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। आप हमसे जुड़े इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक बार फिर से धन्यवाद। उन्होंने जो ये 7 लाख की बल्कि 8 लाख हो गया अब ये सहायता राशि दे करके एक इतिहास रचा है। और आप यकीन मानिए, पार्टियों के चमचे चाहे जो मर्जी कहें, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी आपने हजारों पीड़ितों का आशीर्वाद ले लिया है और उनकी दुआएं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे चाहे कांग्रेस के लोग थे, किसी के भी थे, लेकिन आज उनका दिल जानता है कि आपने उनके लिए वो कर दिया है जो शायद दूसरे लोग अब तक नहीं कर पाए थे। इसी नोट के साथ आपको एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत साधुवाद। आप प्रदेश की सेवा में ऐसे ही लगे रहे, पीड़ितों के मरहम जो है जख्मों पे ऐसे ही लगाते रहे। इसी शुभकामना के साथ शुभ रात्रि, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।
अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।